हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ माय पॉसेसिव अल्फा हस्बैंड का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। जैसे कि आपको लास्ट पार्ट में पता था कि हमारा जो वांगची होता है ना, उसे कहीं ना डाउट था कि विंग का कोई बॉयफ्रेंड है। उसे नहीं पता था जिसे वो विंग का अल्फा बॉयफ्रेंड मान रहा है वो कोई और नहीं बल्कि हमारा पिंकी है। और वो पिंकी कोई और नहीं बल्कि एक पेंगुइन सॉफ्ट टॉय है। वांगची को ये चीज़ नहीं पता होती और उसने अपने जो सिपाही थे यानी कि अपने डिटेक्टिव थे विंग के पीछे छोड़े हुए थे। और वो जो स्पाई थे वो हर टाइम वांगची के सिपाहियों की तरह बिल्कुल विंग के पीछे पड़ जाते हैं। विंग को हर जगह फॉलो करना, विंग क्या कर रहा है, कब खा रहा है, कब सो रहा है, कब पी रहा है, इस सब चीज़ों पे उनकी नज़र होती थी। और विंग भी एक अलर्ट ओमेगा था जिसकी वजह से विंग को एक बार पता चल जाता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। अब तो हद ही हो गई, कोई उसको सच में फॉलो करता है, दूरबीन से देखता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके नोटिस में आ जाती है। वो थोड़ा घबरा जाता है। वो मन में सोचता है कि क्या उसे पुलिस को फ़ोन कर देना चाहिए, क्योंकि उसे एक बार याद आता है कि उसके यहाँ पर फ़ोन आया था पुलिस का कि कोई इंसान सीरियल किलर वहाँ घूम रहा है और मारना चाहता है। और यहाँ पर उसे सच में लगता है कि कोई उससे टारगेट कर रहा है। उस बेचारे को ये तो नहीं पता होता कि ये लवांगची के भेजे हुए इंसान है, बल्कि उसे अब सच में अपनी जान का खतरा होने लगता है। नेक्स्ट डे विंग बड़ी मुश्किल से रात में पहले सोता है और सुबह ऑफिस जाता है। ऑफिस जाके वो थोड़ा घबराया हुआ होता है। ऑफिस में वो पहुंच तो जाता है पर वो बहुत ज़्यादा बेचैन था। और लवांगची को वो दूर से ही दिख रहा था कि विंग बहुत ज़्यादा बेचैन है। वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था, खा नहीं पा रहा था, काम नहीं कर पा रहा था और उसके हाथ पैर भी कहीं ना कहीं थोड़े बहुत से कांपते हुए दिख रहे थे। तो वांगची थोड़ा सा वरिड हो जाता है कि आखिर उसके विंग को क्या हुआ है। वह विंग को अपने कैबिन में बुलाता है और विंग से प्रोजेक्ट के बहाने कोई चीज़ डिस्कस करने की बातें करता है। वो देखता है कि विंग का ध्यान किसी भी चीज़ में नहीं है, तो वो विंग को एकदम से जान के डांट देता है ताकि विंग उस पर फोकस करे। वो कहता है कहाँ है तुम्हारा ध्यान। विंग एकदम से भुचक्का होकर बोलता है कहीं नहीं, बस वो वांगची बोलता है कहाँ था तुम्हारा ध्यान। हाँ, इतना इम्पोर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ, उसे छोड़ के तुम्हारा ध्यान इधर उधर है। ऐसी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो। विंग गुस्से में आ जाता है क्योंकि वांगची ने उससे बहुत रूडली पूछा था। तो वो कहता है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। वांगची कहता है तुम्हारी वजह से मेरे बिजनेस को लॉस हो सकता है, इसलिए मुझे जानने का पूरा अधिकार है। क्या बात है जो तुम्हें चिंता कर रही है। और मेरे एम्प्लॉयज़ का ख्याल अगर मैं नहीं रखूँगा तो कौन रखेगा। अगर मेरे एम्प्लॉयज़ इस तरह से स्ट्रेस लेके इधर उधर घूमेंगे तो उससे उनकी जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है, जो भी वो काम करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं वो लोग नुकसान कर देंगे मेरा, और मैं उस नुकसान को नहीं झेल सकता। इसलिए मुझे बताओ तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। वांगची बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिप्लोमेट और बिजनेसमैन था, तो इसलिए वो विंग को अपनी बातों में उलझा देता है। और विंग कहता है क्या कभी तुम पे किसी ने स्पाई की है। वांगची यहाँ पर डर जाता है कहीं विंग को पता तो नहीं चल गया कि वो उस पर स्पाई करवा रहा है। विंग कहता है एक्चुअली ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे मारना चाहता है। वांगची के रोंगटे खड़े हो गए थे ये बात सुन के। वो कहता है मारना चाहता है, कौन तुम्हें मारना चाहता है। वांगची को लगता है कहीं विंग को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचा रहा। तभी विंग कहता है कोई इंसान ना मेरे घर के बाहर दूरबीन से मुझे देखता रहता है बहुत दूर से, और मैं उसे नोटिस कर रहा हूँ पिछले 2 दिन से। वो इंसान मेरी फ़ोटोज़ उतारता है और मुझे फॉलो करता है। मैंने उस इंसान को काफ़ी बार मुझे फॉलो करते देखा है। इवन तुम्हारी गाड़ी के पीछे भी, जो ये ऑफिस से गाड़ी जाती है उसके पीछे भी वो मुझे फॉलो कर रहा होता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन जो पुलिस आई थी और किसी सीरियल किलर को ढूंढ रही थी वो सच में वही इंसान है। कहीं वो मुझे टारगेट तो नहीं करना चाहता। मैं तो भरी जवानी में अगर उसने मुझे मार दिया तो मेरा क्या होगा। मैंने तो अभी प्यार नहीं किया, बच्चे नहीं किए, शादी नहीं की। वांगजी उसे घूर के देखता है और मन में सोचता है कितना बड़ा बेवकूफ़ है। वो इंसान सीरियल किलर कैसे हो सकता है, वो तो मेरा ही भेजा स्पाई है। ओह शिट, अब मुझे उसे कहना पड़ेगा कि वो सावधान रहे। वो कितना बेवकूफ़ इंसान है कि जो विंग के सामने आ गया, विंग की नज़रों में आ गया। मुझे तो उसे सच में नौकरी से ही निकाल देना चाहिए। वांगजी मन में ये थॉट लिए हुए था। विंग कहता है अब तुम कहाँ गुम हो गए। तुम्हें पता है मुझे कितना डर लग रहा है। ये जगह मेरे लिए अनजान है और कोई मुझ पर स्पाई कर रहा है। वांगजी कहता है तुम्हें इस चीज़ का और इस मैटर का इतना ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। मैं देख लूँगा कौन है जो तुम्हें परेशान कर रहा है। विंग कहता है
पता नहीं वो इंसान मुझे फॉलो करता है, मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि आखिर कोई अनजान देश में मुझे फॉलो क्यों कर रहा है। कहीं वो मुझे मार के परफ्यूम तो नहीं बनाना चाहता। मैंने एक जगह पढ़ा था कि कुछ लोग दूसरों की खुशबू से अट्रैक्ट हो जाते हैं और उन्हें मार कर उनकी बॉडी से जो भी सुगंध निकलती है उसको एक जगह कैद करके उसके पसीने से परफ्यूम बनाते हैं। और मुझे डर लग रहा है कहीं ये ऐसा इस्तेमाल मेरा तो नहीं करेगा। वांगजी कहता है क्या बकवास की न्यूज़ पढ़ते रहते हो तुम। वीन कहता है ऐसा सच में हुआ था, तुम इस बात को बकवास कैसे कह सकते हो। एक इंसान था जो परफ्यूम बनाने के लिए उस पर ऑब्सेशन छाया हुआ था, उसने ऐसा किया था। वांगजी कहता है ओफो, तुम्हारे पास से बिल्कुल अच्छी खुशबू नहीं आती, बल्कि बहुत गंदी बदबू आती है, लगता है तुम नहाते भी नहीं हो। वीन कहता है बकवास मत करो, मैं रोज़ नहाता हूँ, हमेशा अच्छे से नहाता हूँ, रगड़ रगड़ के नहाता हूँ। क्या मेरा शार जेल अच्छा नहीं है। वो खुद को स्मेल करके देखता है। वांगजी मन ही मन मुस्कुरा रहा होता है और फिर वो थिक फेस के साथ कहता है नहीं नहीं, ये बहुत ही बकवास है, तुम्हें इसे बदल लेना चाहिए। तुम्हारे पास से सच में कभी कभी ऐसी स्मेल आती है जैसे चूहा मर गया हो। विंग कहता है मेरे पास से ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो बहुत महंगे महंगे परफ्यूम खरीदे हैं, मेरा तो शार जेल भी बहुत अच्छा है। तुम्हारी नाक लगता है गड़बड़ है, तुम्हारी नाक खराब है, तुम कुछ भी सूंघ लेते हो। वांगजी कहता है मैं यहाँ का सीईओ हूँ, तुम मुझे एक्यूज़ नहीं कर सकते। विंग कहता है सीईओ तो ज़रूरी थोड़ी है तुम फिट एंड फाइन होगे, हो सकता है तुम्हारी नाक में कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हें खुशबू बदबू नज़र आती हो, और हो सकता है तुम्हें सड़े गले अंडे का जो खुशबू होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती हो। तुम्हें अपनी नाक चेक करवानी चाहिए, हो सकता है तुम्हें भयंकर बीमारी हो। वांगजी कहता है क्या कहा तुमने, बीमारी? मुझे कोई बीमारी नहीं है, तुम यहाँ से निकल ही जाओ। तुम्हारी शक्ल देखने के बाद ना मुझे बहुत गुस्सा आता है। विंग कहता है तो तुमसे बात कौन करना चाहता है, नैन है नैन है, और वो ऐसे बोल के वहाँ से चला जाता है क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था वांगची पे, जिसने उसे अगली बदबूदार समझ लिया हो। उसे सच में बहुत अजीब सा लगता है और वो बहुत देर तक खुद को सूंघता रहता है कि कहीं सच में तो नहीं ऐसा हो गया। वो अपनी जैकेट उतार के भी देखता है कहीं उसमें से तो स्मेल नहीं आ रही, और फिर वो जाते जाते एकदम से वेंचिंग से भी पूछता है क्या मेरे पास से स्मेल आ रही है। वेंचिंग जो कि हक्की बक्की रह जाती है और कहती है तुम्हें हो क्या जाता है, तुम सुबह सुबह ऐसा क्या खा के आते हो जिससे तुम्हारा दिमाग ऐसे उल झुलूल बातों में अटका रहता है। विंग कहता है कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, मतलब तुम्हें स्मेल नहीं आ रही ना। वेंचिंग उसे मुंह बना के देखने लगती है और कहती है तुम सुबह सुबह ड्रिंक करके आए हो। विंग कहता है नहीं, मैं ड्रिंक करके नहीं आया, और वो समझ आता है कि वांगजी उसे चिढ़ाने के लिए सब कर रहा था, और मन में सोचता है यू लैन, मैं तुम्हारा ना अंडे की पुच्ची बना दूंगा, मैं तुम्हें मार मार के ना आलू की तरह मोटा कर दूंगा, तुम इतने घटिया कैसे हो सकते हो। वांगजी तुमने मुझे एक्यूज़ किया कि मैं नहाता नहीं हूँ, तुम नहीं नहाते होगे, तुम्हारा पूरा खानदान नहीं नहाता होगा, यू ब्रैट। वो मन में ये सब बोलते बोलते पहुँच जाता है अपने कैबिन में, और वो कैबिन का दरवाज़ा इतनी ज़ोर से खोलता है ना कि वो धम करके ऐसी आवाज़ आती है, और विंग ना एम्बैरस हो जाता है और वो कहता है शिट, आज मुझसे सारे काम उल्टे पुल्टे क्यों हो रहे हैं। तभी वांगची को मोरन का और जो एनी का एक इन्विटेशन आता है, वो उसे रात की पार्टी के लिए बुला रहे होते हैं। वांगची जाना नहीं चाहता था, लेकिन वो अपने क्लाइंट को निराश नहीं करता और वो कह देता है कि ठीक है मैं ज़रूर आऊँगा। तो वहाँ पर उन्होंने कहा होता है कि आप अपने लिटिल पीए को भी साथ लेके आना, पर्सनल असिस्टेंट जो कि विंग है। वांगची बिल्कुल भी मोरन और विंग का आमना सामना नहीं देखना चाहता था, लेकिन वो फिर भी मन मार के कह देता है कि अगर मेरा पार्टनर मेरा पीए फ्री होगा तो मैं ज़रूर ले आऊँगा। यहाँ पर बड़े प्यार से मोरन कहता है अगर आप उसे अपने साथ नहीं लाना चाहते तो आप मुझे उसका एड्रेस बता दीजिए, मैं उसे अपने साथ ले आऊँगा। वांगची कोल्ड वॉइस में कहता है बिल्कुल भी नहीं। वो टेक्स्ट में कहता है मैं उसे अपने साथ खुद ही ले आऊँगा। और यहाँ पर वांगची को बहुत जलन हो रही थी क्योंकि दूसरे अल्फा कैसे विंग को अपने साथ लेके जा सकते हैं गाड़ी में, जिस पे खुद वांगची का हक है। यहाँ पर जो विंग था ना वो अंदर बहुत एम्बैरसमेंट में बैठा हुआ था। यहाँ से कहानी मोड़ती है उस जगह जहाँ पर शिचन और हमारे जंगछा थे। जंगछा और शिचन दोनों का अब आपस में आमना सामना होने लगा था। जंगछा को पता चलता है कि शिचन का थोड़ा सा जो नेचर था वो बदल गया था। कभी कभी वो बहुत ज़्यादा काम रहता था, लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो वो किसी को भी नहीं बख्शता था। वो अक्सर अपने एम्प्लॉयज़ में अपना बहुत ज़्यादा टेम्पर लूज़ कर देता था और लोगों पे चिल्ला देता था। सिवाय जंगछा के वो मोस्टली सब पे चिल्लाता था, और जंगछा के सामने भी जो उसका स्मार्ट, चार्मिंग, क्यूट, स्माइलिंग फेस था वो अब गायब हो गया था। वो अक्सर गुस्से में ही रहता था और जंगछा को ऐसा लगता था जैसे
बेवफाई तो इसने मेरे साथ की, गुस्से में और एटीट्यूड में तो मुझे रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है। ये जनाब बेवफाई करके इतना ज़्यादा गुस्सा दिखाते हैं, हर चीज़ तोड़ते फोड़ते रहते हैं और हर किसी पे चिल्लाते रहते हैं। जंगछा मन में बेचारे उन एम्प्लॉयज़ पे तरस खा जाता था जिन पे शिचन अक्सर चिल्लाया करता था। जंगछा को ऐसा लगता था जैसे उन बेचारों का क्या कसूर है जो इतने खड़ूस के नीचे वो काम कर रहे हैं। एक दिन तो जंगछा जब देखता है कि शिचन अपने किसी एम्प्लॉय को डांट रहा है तो वो शिचन को ही डांटने लग जाता है कि अरे ये क्या बात हो गई, तुम इस पे क्यों चिल्ला रहे हो, तुमने क्या इसकी पूरी गलती देखी, इसकी कितनी गलती है कितनी नहीं। शिचन चुप हो जाता है जब जंगछा उसके सामने आर्ग्यू करने आता है, क्योंकि शिचन इकलौता जंगछा ऐसा इंसान था जिससे आर्ग्यू नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों का पछतावा था, गिल्ट था, और वो उस गिल्ट के तहत कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सारी चीज़ों का दोषी मानता था। तो वो कुछ भी नहीं बोलता। जंगछा यहाँ पर बहुत कुछ शिचन को सुनाता रहता है और शिचन कुछ भी नहीं बोलता, अपनी सफाई में एक लफ्ज़ नहीं कहता। जंगछा जब अपनी पूरी भड़ास उतार चुका था तो उसके बाद वो शांत होता है और कहता है अब मीटिंग के लिए चलें। शिचन पहली बार बिना गुस्सा किए मुस्कुरा कर कहते हैं अगर तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया हो तो बिल्कुल चलते हैं, वैसे भी तुम्हारी वजह से मैं 2 मिनट लेट हो गया हूँ। जंगछा जो कि अभी चिल्ला चिल्ला के हट गया था, वो जब शिचन को मुस्कुराते हुए देखता है और कहता है कि उसकी वजह से वो 2 मिनट लेट हुआ है, तो उसके यहाँ पर चीक्स थोड़े से लाल हो जाते हैं। उसे भी एम्बेरसमेंट फील होने लगती है और वो कहता है मेरी गलती नहीं है, ये तुम्हारा फॉल्ट है, तुम अपने एम्प्लॉयज़ पे अक्सर चिल्लाते रहते हो, मुझे तो आज गुस्सा ही आ गया ये देख के। शिचन मुस्कुराते हुए कहते हैं मैं अपने एम्प्लॉयज़ पे बेवजह नहीं चिल्लाता, मैं पागल नहीं हूँ, ये लोग बहुत ही ज़्यादा अनप्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं और मुझे ये चीज़ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। पिछली बार इन लोगों की छोटी मोटी गलतियों की वजह से मैंने बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में नुकसान कर दिया था और स्पेशल अब मैं वो चीज़ें नहीं चाहता। मैं इन एम्प्लॉयज़ को निकालना नहीं चाहता, लेकिन इसलिए मैं इन लोगों के साथ कड़क होता हूँ, वरना अदर जो बिजनेसमैन होते हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को फायर कर देते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग धीरे धीरे सारी चीज़ें समझें और सीखें। जंगछा कहता है एक दिन में कोई भी समझदार नहीं बनता, वक्त लगता है और हर काम की समझ धीरे धीरे ही आती है, और जब तक इंसान फेलियर नहीं चखता तब तक उसे सक्सेस का पता नहीं चलता। तो तुम एक दिन में इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो। यहाँ पर मुस्कुराते हुए शिचन कहता है ऑफ कोर्स मैं एक दिन में किसी से उम्मीद नहीं करता, लेकिन अब इन लोगों को यहाँ रहते रहते साल हो चुका है, अब तो मुझे उम्मीद कर लेनी चाहिए ना। यहाँ पर जंगछा जो है वो टॉन्ट मारते हुए कहता है कभी कभी कुछ लोग पूरी ज़िंदगी नहीं बदलते, और जिनको कुछ चीज़ समझनी ही नहीं होती वो नहीं समझते, चाहकर भी नहीं समझना चाहते। यहाँ पर शिचन जानता था कि वो उसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, तो इसलिए शिचन का थोड़ा सा मुंह तर जाता है। जंगछा जो है वो आगे बढ़ जाता है। शिचन कहता है क्या तुम आज भी, वो बस इतना ही बोलता है कि जंगछा कहता है हम इस बारे में बात ना करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। शिचन कहता है ऑफ कोर्स मैं भी नहीं चाहता कि तुम्हारा मूड ख़राब हो, और वैसे सच कहूँ तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो भी तब हुआ, लेकिन उससे मुझे एक चीज़ और एक सबक बहुत अच्छा मिल गया कि जब हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं ना, तो अपने लिए हम बहुत बड़ा गड्ढा पहले ही खोद चुके होते हैं, या फिर कहीं किस्मत ने हमारे लिए उससे भी बड़ा गड्ढा तैयार किया होता है। मैंने तुम्हें धोखा देने की सोची, लेकिन अब देखो ना, ना मेरे पास मेरा भाई बचा, ना तुम्हारा भाई यहाँ है, और अंकल भी मुझे बहुत सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं दोष देते हैं। सब कुछ मेरी वजह से ख़राब हुई और मेरी वजह से वींग को भी बहुत कुछ सहना पड़ा। काश वो अगर कभी मेरे सामने आया तो मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा। जंगछा कहता है बहुत अच्छा होगा कि तुम उससे माफ़ी मांगो, क्योंकि सबसे ज़्यादा बुरा उसके साथ हुआ है, उससे सबने कॉन्टैक्ट तोड़ दिया। मैं उससे बात नहीं करना चाहता। शिजे बहुत कम उससे बात करती हैं और फादर भी। तुमने अपने सेल्फिश नेचर की वजह से सबसे ज़्यादा जो नुकसान किया था वो मेरे भाई का किया था। शिचन कहता है अगर फ्यूचर में कभी मुलाकात हुई तो मैं उससे माफ़ी ज़रूर मांगूंगा, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि वो मेरे सामने ना ही आए तो बेहतर होगा। मैं उसे फेस कैसे कर पाऊँगा। जंगछा कहता है अगर तुम्हें अपनी गलतियों का रियलाइजेशन है तो कोई बात नहीं, किस्मत मौका ज़रूर देगी, और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है कि पिछली बातों को लेट गो कर दे तो ज़्यादा बेहतर होगा बिजनेस के लिए। शिचन कहता है ऑफ कोर्स। वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और जंगछा मन ही मन सोचता है मैं इतने साल बाहर रहा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भुला नहीं पाया। क्यों तुम मेरे सामने आ जाते हो। तुम नहीं जानते जब कोई इंसान एक तरफा मोहब्बत करता है और उसमें धोखा खाता है तो वो इंसान कहीं का नहीं रह जाता।
मैंने तुमसे बहुत नफ़रत करने की कोशिश की लेकिन कभी कर नहीं पाया। और मैं ये चीज़ जानता हूँ कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हें अपनाऊँगा भी नहीं। तुम्हारे सामने प्यार की भीख तो कभी नहीं मांगूंगा, जंगछा मन में सोचता है, क्योंकि भीख भिखारी मांगते हैं। हक से जो इंसान मांगे वो चीज़ उसकी होती है, और अगर मेरी चीज़ मेरी है ही नहीं तो मुझे भीख में भी प्यार नहीं चाहिए। जंगछा ये सारी चीज़ें सोच रहा था मन में, और वो आगे बढ़ जाता है। शिजन पीछे पीछे गिल्ट में होता है कि तुम्हारा दिल तोड़ने के बाद मेरा कभी किसी पे दिल नहीं आया। जब भी किसी को देखता था मुझे ऐसा लगता था कि उसमें तुम हो, तुम्हारी मासूमियत, जिस तरीके से तुम मुझसे प्यार करते थे। आज तुम कितने मैच्योर हो गए हो, बड़े हो गए हो, लेकिन तुम्हारे अंदर की मासूमियत मैंने तुमसे छीन ली जंगछा। आई एम सॉरी। ये सारी चीज़ें शिजन मन में बोल रहा होता है और कहता है, मुझे भगवान ने मौका दिया तो मैं तुम्हें बिल्कुल वैसा बनाना चाहूँगा जैसे तुम पहले थे। काश तुम्हारी लाइफ में भी कोई आए जो तुम्हें बहुत प्यार दे और तुम्हें फिर से मुस्कुराना सिखा दे जैसे कि तुम पहले मुस्कुराते थे। यहाँ पर वो लोग पूरी की पूरी मीटिंग को अटेंड करते हैं, मीटिंग को बहुत प्यार से देखते हैं, और यहाँ पर पहली बार शिजन को रियलाइज़ होता है कि जो जंगछा है ना वो बहुत लेवल तक ग्रूम हो चुका है। जंगछा वो पहले वाला जंगछा नहीं रहा जो कि मटर गश्ती या फिर वो प्रिंस चार्ली मेरे लिए आएगा, मेरे लिए सब कुछ करेगा, या डिज्नी प्रिंसेस वाली हरकतें नहीं करता। अब जंगछा बहुत मैच्योर हो चुका है। हाँ, उसका थोड़ा सा इरिटेटिंग नेचर है, लेकिन अब वो चीज़ों की गहराइयों को समझने लगा था, और शिजन को खुशी थी कि वक्त के साथ सब बदल जाता है। या तो कोई इंसान बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाता है, या फिर कोई इंसान समझना ही नहीं चाहता। जंगछा वो स्पॉइल्ड ब्रैट में से था जो आज कहते हैं ना, बिगड़ा हुआ बच्चा संभल गया। और यहाँ पर विंग ऐसा हो गया था जो पहले हर चीज़ में डरा सहमा रहने वाला था, और अब वो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो चुका था। विंग अब ज़्यादा मस्ती करने लगा था क्योंकि वो अकेला था। अब उसे किसी का डर नहीं होता था कि मैडम यू डांटेंगी, मारेंगी, पीटेंगी, और अब वो अपनी लाइफ खुल के जीने लगा था। क्योंकि जब हम सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं ना, या फिर कहें कि खुद से ही सारी चीज़ें करने लगते हैं, तो उसके बाद हमें आज़ादी फील होती है, और फिर हम बंदिशों में नहीं रहना चाहते। विंग के साथ भी सेम कंडीशन थी, लेकिन वो अपनी फैमिली को बहुत मिस करता था, क्योंकि फैमिली ऐसी होती है जो आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देती, और हर मोड़ पे आपके जब साथ खड़ी होती है ना, स्पेशली बुरे वक्त में, तो इंसान कुछ भी कर सकता है। विंग वो चीज़ बहुत मिस करता था, क्योंकि बुरा हो अच्छा हो, चाहे उसने किसी दिन खाना खाया है नहीं खाया, पिछले कुछ सालों से उसके पास कोई भी नहीं था। शिजय, जंगछा, जो लोग उसके आसपास हमेशा दिखते थे वो नज़रों के सामने भी नहीं आए, वीडियो कॉल पे भी नहीं आए। और विंग को कभी कभी ये चीज़ बहुत खलती थी, और उसे जब ये चीज़ें खलती थी तो उसे किस्मत पे थोड़ा गुस्सा आता था। फिर वो मन में सोचता था कि किस्मत ना कभी कभी हमारे इम्तिहान लेती है, और अगर भगवान ने मेरा ये इम्तिहान लिया है तो शायद मैं इसके काबिल हूँ। भगवान कुछ सिखाना ही चाहते थे, इसलिए तो मुझे अकेला रखा। अगर मैं अंकल के साथ होता या फिर हाउसवाइफ बन चुका होता तो आज मैं इतना ज़्यादा इंडिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि उसे ये चीज़ पता चल गई थी कि जो लवांगची था वो उसके काम नहीं करने देता उसे बाहर कहीं भी, क्योंकि लवांगची की सोच थी कि ओमेगास को घर पे रह के ही काम करना चाहिए। तो यहाँ पर वो सोचता है कि आज कमाल की बात है ना, मैं खुद उस इंसान का पीए हूँ जो इंसान कभी मुझे काम करने से रोकता था। मतलब जिसने कभी नहीं चाहा था कि मैं जॉब करूँ या कुछ करूँ, क्योंकि बाद में उसे चीज़ें पता ही चल गई थी कि वांगजी की क्या धारणा है, और वांगजी ने क्या क्या चीज़ें अपने अंकल से कहकर अंकल ने मैडम यू को बोली थी। यहाँ पर विंग मुस्कुराता है कि चलो जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद वांगजी विंग को बोलता है कि तुम्हें जो है वो आज मेरे साथ तैयार होकर हमारे क्लाइंट के यहाँ जाना होगा। विंग बोलता है कौन सा क्लाइंट? तो वांगजी कहता है वही मोरन और चुवेनिंग, उनके यहाँ रात में पार्टी है। तो वो लोग अपना लाइफस्टाइल अपने दोस्तों को और आगे चल के जो जो इवेंट मैनेजमेंट होने वाली है, जैसे कि उनकी शादी में डांस ग्रुप, ये सारी चीज़ें, उसके बारे में भी वहाँ पे डिस्कस करना चाहते हैं। विंग कहता है ओह पार्टी, मैंने भी काफ़ी टाइम से कोई पार्टी अटेंड नहीं की। ठीक है श्योर मैं आ जाऊँगा। वांगजी इस चीज़ से बहुत अनोइंग होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता और कहता है ठीक है, लेकिन पार्टी में बहुत ज़्यादा कैजुअल कपड़े, चमक धमक वाले मत पहनना, और बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी मत लगना, वरना लगेगा जैसे मैं तुम्हें जानबूझ कर वहाँ लेके गया हूँ। विंग कहता है डोंट वरी, पार्टी में मुझे पता है कि किस तरह से ड्रेसअप होके जाया जाता है, तो तुम्हें उस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं।
मैं बहुत अच्छे से और बहुत प्यार से ही आऊँगा। विंग काफ़ी एक्साइटेड था क्योंकि इस नए शहर में पहली बार उसे किसी ने पार्टी का इनविटेशन दिया था, और विंग और पार्टी ये दोनों तो एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकती थी। और विंग को सबसे ज़्यादा पीना, खाना, नाचना बहुत पसंद था। तो विंग सोचता है कि अगर मैं पार्टी में गया तो मैं फुल एंजॉय करूँगा, क्योंकि बहुत टाइम से उसकी लाइफ थोड़ी सी बोरियत हो रही थी। तो थोड़ी सी बोरियत पार्टी में तड़का लगाना तो बनता है। तो कहीं ना कहीं सुपर डुपर एक्साइटेड होता है। उसे एम्प्लॉय गाड़ी ही घर छोड़ देती है। जब उसका ऑफिस आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, वांगची भी अपने घर जाता है। वांगची अपने घर में जाकर अपने लिए बेस्ट कपड़े निकालता है, और विंग अपने घर पे जाकर अपनी सबसे प्यारी सी ड्रेस निकालता है, क्योंकि वो जानता था मोरन चू एनिंग बहुत ज़्यादा अमीर पार्टी हैं, और उनकी पार्टी कोई छोटी मोटी नहीं होने वाली। वहाँ पर अच्छे घरानों के लड़के, अच्छे घरानों के अल्फ़ा और ओमेगा लड़कियाँ आने वाली हैं। तो वो अपने लिए बहुत क्यूट सी, प्यारी सी, बहुत अच्छी सी ड्रेस निकालता है और खुद को बहुत प्यार से रेडी करता है। गाइस, मैं अपने चैप्टर को यहीं ख़त्म करती हूँ। आगे देखेंगे कि पार्टी में क्या होगा और कैसे होगा और कितना ज़्यादा फ़न होगा। लवांगची किस तरीके से जलन से भरने वाला है। तो उस एपिसोड को देखेंगे हम बाद में। तब तक के लिए मिलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोज़ को लाइक, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।